वेबर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का नाम जैसे ही क्लिक होता है तो क्लिक होता है ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर एक ऐसे विद्वान रहे जिन्हें सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और लॉ में भी कहीं ना कहीं स्टडी किया जाता है। मैक्स वेबर का पूरा नाम था कार्ल इमाइल मैक्सिमिलियन वेबर। ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, इन्हें हम क्यों याद रखते हैं? सोशियोलॉजी में इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशियोलॉजी में इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहा जाता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में इन्हें ब्यूरोक्रेसी, जैसे ही हम नौकरशाही की बात करते हैं तो नाम याद आता है मैक्स वेबर का, क्योंकि इन्होंने जो नौकरशाही को समझाया, जिस तरह से एक्सप्लेन किया, वो पूरी की पूरी थ्योरी कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को पढ़नी होती है अपने सिलेबस में, और जब वो स्टडी करता है तो मैक्स वेबर का नाम उसे हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो नौकरशाही का अलग से हम पूरा कंसेप्ट देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मैक्स वेबर की, कि मैक्स वेबर सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि कौन थे, क्या थे, उनकी लाइफ क्या थी, कैसी रही, और साथ ही साथ फिर हम जाएंगे अथॉरिटी पर, सत्ता का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वही बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी या प्राधिकार या सत्ता के प्रकार, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते ही हैं, और उनको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उनका ब्यूरोक्रेसी, उसको पूरे से अच्छे से समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, उनसे पहले कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात की थी, नौकरशाही की, और मैक्स वेबर ऐसा क्या कह गए जो आज तक हमें याद है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी पर बाद में जाते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख लीजिए मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर, जिन्हें हम इतना पढ़ते आए हैं, एक बार उन्हें देख लीजिए कि वह कौन थे, क्योंकि जब हम किसी को चेहरे से देख लेते हैं तो हमें उसकी जो एक पिक्चर दिमाग में बन जाती है वो हमेशा याद रहती है। क्योंकि मैंने हमेशा आपको स्टूडेंट्स कहा है कि जब हम किसी भी चीज़ को ऑडियो वीडियो के जरिए पढ़ते हैं, जैसे कि हम अधिकतर फ्लो चार्ट में स्टडी करते हैं, तो जब हम फ्लो चार्ट में स्टडी करते हैं या सुनते हैं तो हमें जल्दी याद होता है, बजाय कि खुद से पढ़ने के, रट्टाफिकेशन के। तो रट्टाफिकेशन मत करो, हमेशा चीज़ों को समझो, और समझने के लिए यही तरीका सबसे बेस्ट होता है। फ्लो चार्ट डिज़ाइन करो, आप खुद भी बना सकते हैं, और पिक्चर्स में देखो, या फिर आप उसका ऑडियो सुनो, और दोनों चीज़ें एक साथ हो तो वो बेस्ट है। ठीक है, आइए इनकी कहानी समझते हैं, कौन थे। क्योंकि जब हम किसी विद्वान को पढ़ रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले उनकी जीवनी को एक बार देख लेना चाहिए। उनका भले ही हम सारांश देखें, बहुत ही छोटे से समरी में मैं आपको समझाऊंगी कैसा था उनका जीवन और क्यों वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ डाइवर्ट हुए। ठीक है, सबसे पहले इनका जो बर्थ था वो 1864 में बर्लिन में हुआ। 1864 बर्लिन। देन 1886 में, अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूं, 1864 में जब इनका बर्थ हुआ तो इनका जो जन्म है एक बहुत ही उच्च परिवार में हुआ, बहुत ही लोकप्रिय, संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। तो जब ऐसे परिवार में इन्होंने जन्म लिया तो इन्हें सारी सुख सुविधाएं मिली। इनके पिताजी राजनीति से जुड़े हुए थे, इनके घर में सारी सुख सुविधाएं थी। इनको संस्कारों के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिली, राजनीति की या व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता रहा। 1886 में इन्होंने लॉ से अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और बाद में 1894 में ये फ्रेलबर्ग विश्वविद्यालय, जो कि बर्लिन में है, वहां प्रोफेसर बन गए। तो इस तरह से इनकी पूरी जर्नी रही, और आप देख सकते हैं कि इनका जीवन ऐसा कोई कठिन समय से नहीं गुजरा। लेकिन क्या ऐसा हुआ था इनके जीवन में? देखिए, 1904 में सबसे पहले तो इन्होंने सोशियोलॉजी पर काम किया, सोशियोलॉजी से संबंधित लेख लिखे, सोशियोलॉजी पर बहुत वर्क किया इन्होंने, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहा जाता है। क्या काम किया? 1904 में इनका एक आर्टिकल आता है, ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेज एंड सोशल पॉलिसी। ये आर्टिकल क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें इन्होंने मूल्यों की स्वतंत्रता की बात की है, और बाकायदा मूल्यों की स्वतंत्रता को वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से इन्होंने समझाया पूरा अपना इस आर्टिकल के अंदर। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेज एंड सोशल पॉलिसी 1904।
मैक्स वेबर ने मूल्यों की स्वतंत्रता की बात की सोशियोलॉजी में। देन 1909 में बर्लिन में जर्मन सोसाइटी फॉर सोशियोलॉजी की स्थापना करी इन्होंने। तो ये सोशियोलॉजी में इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा बहुत ही अच्छा। पर ज़्यादा हम सोशियोलॉजी में नहीं जाएंगे, अब हम आते हैं सीधा हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। 1911 में क्या होता है, जब ये धर्म के समाजशास्त्र पर काम कर रहे थे, इनका जो पूरा एक रिसर्च वर्क चल रहा था धर्म के समाजशास्त्र पर, तब ही इन्होंने एक ऐसे ऑन ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक आर्टिकल लिखा और वहां से शुरुआत होती है ब्यूरोक्रेसी पर इनके विचारों की। लेकिन उस वक्त तो इन्होंने लिखा था, लेकिन इसके बाद लगातार वो ब्यूरोक्रेसी की बात करते रहे, ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिखते रहे, बोलते रहे। क्यों, ऐसा क्या हुआ इस दौरान? उस दौरान आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम उस समय बर्लिन में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने सभी को मोटिवेट किया कि आप अपनी सेवाएं दें। तो मैक्स वेबर ने उस समय जो वहाँ का मिलिट्री हॉस्पिटल था, मिलिट्री हॉस्पिटल में एज ए मैनेजर काम किया। तो जब वो काम कर रहे थे एज ए मैनेजर मिलिट्री हॉस्पिटल में, और वो टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो उस टाइम इन्हें बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड थे। और बाद में जाकर जब वो वहां से रिलीव हो गए, वहां का काम खत्म हुआ, तब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर देना चाहिए। क्यों, किस लिए, ये सब हम ब्यूरोक्रेसी में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये इनका यहाँ से ब्यूरोक्रेसी का सफर शुरू होता है और फिर 1920 में बीमार होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनका एक जीवन था। अब इस जीवन को समझने के बाद अब हम आते हैं सबसे पहले इनके सिद्धांत पर कि अथॉरिटी या प्राधिकार के बारे में ये क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी क्या बताए हैं मैक्स वेबर ने, जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं मैक्स वेबर प्राधिकार के बारे में क्या कह रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो हम समझते हैं शक्ति और प्राधिकार में क्या अंतर है। देखिए, मैक्स वेबर का कहना था कि शक्ति यानी कि आप किसी को प्रभावित कर पा रहे, आप किसी पे राज कर पा रहे। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, हो सकता है कि वो गलत शक्ति हो, शक्ति दोनों तरह से हो सकती है। शक्ति और प्राधिकार में ये अंतर है, 3 शब्दों में आपको याद रखना है क्या अंतर है। वैधता का, प्रभुता का और आज्ञाकारिता का। प्रभुता और आज्ञाकारिता फिर भी शक्ति के साथ हो सकती है, लेकिन वैधता नहीं हो सकती। शक्ति और प्राधिकार में यही अंतर है कि शक्ति में आप दूसरों पर अपना प्रभुत्व थोपते हो, लेकिन जब प्राधिकार जो होता है वो लीगल होता है। तो 3 शब्दों में आपको डिफरेंस याद रखना है। ये मैक्स वेबर के शब्द हैं। मैक्स वेबर के अनुसार जो प्राधिकार होता है वहां पर इस तरह की ऐसी शक्ति जिसमें लेजिटिमेसी हो, डोमिनेशन हो और ओबीडियंसी हो, वो प्राधिकार है। हिंदी वाले बच्चों ध्यान से लिखना, वह शक्ति जिसमें वैधता हो, प्रभुता हो और आज्ञाकारिता हो, प्राधिकार कहलाती है। इसे कहीं कहीं सत्ता भी कहा जाता है, किसी किसी बुक्स में आपको सत्ता नाम से भी मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये 3 शब्द याद रखने, मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन करा है, इसका मतलब बहुत सिंपल कर दिया है कि आपको बहुत ज्यादा रेक्टाफिकेशन नहीं करना है, डिटेल में नहीं जाना है, बस समझ लो और फिर अपने शब्दों में लिखो। मैक्स वेबर ने कहा कि ऐसी शक्ति जिसमें लेजिटिमेसी हो, डोमिनेशन हो और ओबीडियंसी हो, वो प्राधिकार है। ये 3 शब्द याद रखना बिल्कुल दिमाग में, वैधता, प्रभुता, आज्ञाकारिता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने प्राधिकार को 3 तरह का बताया, 3 तरह के प्राधिकार बताए जो आते ही रहते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में। कौन से 3 हैं, इनके नाम तो आपको याद ही हैं, लेकिन मैं इसके आगे की डिटेल आपको बताने वाली हूँ। ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल। पारंपरिक प्राधिकार, चमत्कारिक प्राधिकार और वैध तार्किक, जिसे विवेकपूर्ण भी कहा जाता है। अब इनको समझते हैं। ट्रेडिशनल या पारंपरिक, इसमें मैक्स वेबर पूरा का पूरा जो राजाओं का शासन हुआ करता था ना, राजाओं का यानी कि राजशाही प्रणाली जहां रहती थी पुराने वक्त, उसके क्रम बताए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हो सकता है हर बुक्स में ना मिले।
और मिल जाए तो समझ में ना आए। मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाया, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो पारंपरिक को आपको कैसे याद रखना है, एक ही लाइन में। वो लाइन है ना, राजा का बेटा राजा, बस ऐसे याद रखना। पारंपरिक प्राधिकार या पारंपरिक सत्ता का मतलब है राजा का बेटा राजा। ऐसी सत्ता जिसमें राजा का बेटा राजा बनता है, राजशाही प्रणाली। राजा का बेटा राजा तो बनता है, यहां तक तो कहानी ठीक है। पारंपरिक बोल ही रहे वो कि पुरानी व्यवस्था, अब तक की मानव सभ्यता की सबसे पुरानी व्यवस्था। लेकिन इसके भी कुछ क्रम है। क्या क्रम है, देखो ध्यान से। पहला जो क्रम है वो है जेरेंटोक्रेसी। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तब भी आपको हिंदी में ऐसे ही लिखना है, इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि मैम इसको ट्रांसलेट नहीं करना है। मैक्स वेबर के शब्द हैं, वैसे के वैसे आएंगे। जेरेंटोक्रेसी, इनका ट्रांसलेशन पॉसिबल था लेकिन इनका नहीं है क्योंकि ये एक नाम दिया गया है जेरेंटोक्रेसी। इसको आप ऐसे कैसे लिखेंगे, जेरेंटोक्रेसी पहला चरण। दूसरा चरण है पैट्रियार्कलिज्म और तीसरा है फ्यूडलिज्म। ये किसके टाइप्स है, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी के टाइप्स है। जो पारंपरिक सत्ता थी जिसमें राजा का बेटा राजा बनता था, उसमें आज तक 3 चरण रहे हैं। जेरेंटोक्रेसी कौन सी है, ध्यान से सुनना। जेरेंटोक्रेसी वो वक्त है जब राजा के पास उसके वृद्ध लोग, यानी कि जब 18 वर्ष की उम्र में या 20 वर्ष की उम्र में राजा बना दिया जाता था, और जो पुराने लोग होते थे, वृद्ध ओल्ड फैमिली मेंबर्स ही सत्ता चलाते थे और राजा के नाम पर या राजा का जो मुकुट होता है वो उसके सर पर होता था। लेकिन एक्चुअली जो सत्ता है वो पीछे जो उसके फैमिली मेंबर्स होते थे पुराने ओल्ड, चाहे वो कोई महारानी हो या वो कोई राजा हो या वो उसके दादा हो, उसके चाचा हो, कोई भी हो, ओल्ड फैमिली मेंबर जिन्हें पूरा अनुभव है जीवन का, वो सत्ता चलाते थे एक्चुअली में, और राजा सिर्फ नाम का राजा होता था। तो जेरेंटोक्रेसी वो क्रम था जब ओल्ड फैमिली मेंबर, घर के ही पुराने सदस्य, वृद्ध लोग सत्ता चला रहे हैं और राजा सिर्फ राजा है। दूसरा जो क्रम आया पैट्रियार्कलिज्म का, उसमें किनशिप क्यों लिखा है मैंने, उसमें क्या हुआ, जो आपके नाते रिश्तेदार, आपके जितनी भी मतलब पूरी फैमिली ले लो, कजिन्स तक, सब लोग आपके साथ राज परिवार में होते थे और राज परिवार पूरा मिलके शासन करता था अपनी स्टेट पर। पैट्रियार्कलिज्म इसको कहते हैं। और तीसरा फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म में वो क्या कह रहे हैं, सामंतवाद प्रथा आ गई। यहाँ क्या हुआ कि राजा, आप जानते ही हैं पहले ऐसा था, फिर जब रिश्तेदार आने लगे, फिर जब ज्यादा लोग हो जाते तो लड़ाई झगड़े होंगे, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट बन गए। छोटे छोटे स्टेट बन गए लेकिन फिर भी राजा तो राजा है, उसे संभालना कहाँ आता है, उन्हें शिक्षा नहीं दी जा रही, दूसरे लोग शासन चला रहे हैं। तो जब ऐसा हो रहा है तो सामंतवाद वाली प्रथा आ गई। अलग अलग एरियाज को अलग अलग सामंत को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उसे कहा गया फ्यूडलिज्म। तो ऐसे सत्ता का बंटवारा होता गया। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मैक्स वेबर। वो कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी सिस्टम था उसमें 3 क्रम से गुजरा, वो जेरेंटोक्रेसी, पैट्रियार्कलिज्म और फ्यूडलिज्म। और इस क्रम में जो सत्ता थी वो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके से रही। आप समझते हैं करिस्मेटिक और लीगल रैशनल को। चमत्कारिक प्राधिकार या करिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। पहले तो एक लाइन याद रखना, चमत्कार को नमस्कार। सदियों से लेकर आज तक जो भी चमत्कार होता है ना, उसको हम नमस्कार करते ही हैं। आज भी ऐसा ही है, आज भी चमत्कार को नमस्कार करते हैं। चाहे हम कितना भी साइंस में और विज्ञान में आगे बढ़ जाएं, कितना भी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में आगे बढ़ जाएं, हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कैसे, चमत्कार को नमस्कार, ये लाइन तो याद रखना, जैसे यहाँ राजा का बेटा राजा याद रखा है, ऐसे यहाँ याद रखना चमत्कार को नमस्कार। क्यों, कुछ व्यक्ति इस विश्व में, इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें गिफ्ट ऑफ ग्रेस मिला होता है। गिफ्ट ऑफ ग्रेस, ये शब्द भी वेबर के हैं। गिफ्ट ऑफ ग्रेस, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखना उसमें। जिन्हें गिफ्ट ऑफ ग्रेस मिला होता है, जब वो बहुत भीड़ के आगे या अनजाने ही जब वो खड़े होते हैं तो लोग उनकी आज्ञा का पालन करने लग जाते हैं। यानी कि जो प्राधिकार की 3 चीजें थी ना, डोमिनेशन और ओबीडियंसी, इसमें से ये दोनों चीजें होने लग जाती है। एक तो उनका डोमिनेशन होता है
कि अगर वो कहें बैठो तो बैठ जाते हैं, वो कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, वो कहे आज रात को सोना मत तो नहीं सोएंगे। और ये दोनों चीज होने से करिस्मेटिक अथॉरिटी थोड़ी पावरफुल हो जाती है। पावरफुल हो जाती है। ऐसे लोग कौन से होते हैं? या तो कोई बड़े योद्धा, या कोई बहुत बड़े वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे होते हैं, या फिर कोई एक्टर हो, कोई सिंगर हो, कोई म्यूजिशियन हो। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। कोई संत हो बहुत महान, आजकल तो बहुत चल रहा है इस तरह का कि संत बहुत है और संत ने कह दिया तो सब मानते भी हैं। तो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी आज भी पावरफुल है, आज भी है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रेशर ग्रुप की तरह या एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करती है, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। अब क्रिस्मेटिक अथॉरिटी अगर है और उनका कोई ग्रुप है, इंस्टीट्यूट है, तो मैक्स वेबर का कहना था कि क्रिस्मेटिक अथॉरिटी में क्या होता है, जैसे ही जिसे गिफ्ट ऑफ ग्रेस मिला है वो अगर ना रहे, उसकी डेथ हो जाए, तो वो जो सिस्टम है पूरा वो खत्म हो जाता है। तो वो खत्म ना हो अथॉरिटी, इसके लिए उस क्रिस्मेटिक अथॉरिटी वाले पर्सन को, उस गिफ्ट ऑफ ग्रेस वाले पर्सन को अपनी उस पूरे लोगों का, उस ग्रुप का एक इंस्टीट्यूलाइजेशन और रूटीनाइजेशन यानी कि संस्थानीकरण और दैनिकीकरण कर देना चाहिए। इससे क्या मतलब है? मान लीजिए कि कोई संत हैं और उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, या कोई गुरु हैं जिनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो यहाँ ये अनुयायी शब्द मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मैक्स वेबर ने भी यही शब्द यूज करा, फॉलोअर्स। मान लीजिए किसी क्रिस्मेटिक अथॉरिटी वाले पर्सन के पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, करोड़ों में, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने मरने से पहले एक संस्था बना देनी चाहिए कि जो कुछ अच्छे काम वो कर रहा है वो उसके मरने के बाद भी जारी रहें। तो वो क्या करे? एक संस्था बना दे उसके नाम से, और उस संस्था में एक रूटीन बना दे, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कैसे ट्रेनिंग होगी, कौन काम करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, ये सब। और ये सब करके वो उसके बाद भी उन सारी चीजों को जिंदा रख सकता है जो उसके रहते थी। मैक्स वेबर का कहना था इस तरह की अथॉरिटी में ऐसा आगे तक प्रोग्रेस हो सकता है। तो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है? चमत्कार को नमस्कार। गिफ्ट ऑफ ग्रेस वाले व्यक्ति जो होते हैं दुनिया में, वो अपना एक अलग ही साम्राज्य रखते हैं, और जब उनके साम्राज्य को उनके मरने के बाद अगर जिंदा रखना है तो मैक्स वेबर का कहना था कि उसका संस्थानीकरण और दैनिकीकरण कर देना चाहिए। ठीक है, ये इतनी ही कहानी है चमत्कारिक की। अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल रैशनल अथॉरिटी, जहां से हमारी कहानी शुरू होती है ब्यूरोक्रेसी की। यहां लिंक होते हैं ये दोनों। मैक्स वेबर ने कहा लीगल रैशनल, वैध तार्किक सत्ता क्या होती है ये? लीगल से उनका तो मतलब है कि नियम है, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, या आचार संहिता होती है, या हम कहें कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो वो हो गया लीगल। और रैशनल का मतलब है कि आप किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, आपके अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आप उस संस्था के भले के लिए, संस्था के जो कार्य हैं वो कर रहे हो। रैशनल मतलब तार्किक, आपके हर कार्य का एक उद्देश्य है, तर्क है उसके पीछे कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो मैक्स वेबर जब ये समझा रहे थे वैध तार्किक सत्ता, तो उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ वैध तार्किक लीगल रैशनल अथॉरिटी। ब्यूरोक्रेसी इसका पार्ट है। और उन्होंने तो ये तक कहा कि गैर तार्किक सामाजिक समुद्र में तार्किकता का एक द्वीप है नौकरशाही। गैर तार्किक सामाजिक समुद्र में तार्किकता का द्वीप नौकरशाही है। नौकरशाही में हम इसे दोबारा से समझेंगे, ये यहाँ लिंक हो रहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये पॉइंट्स आप यहाँ भी लिख सकते हैं और नौकरशाही में भी हम लिखेंगे। तो मैक्स वेबर ने अल्टीमेटली ये समझाने की कोशिश करी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है और अगर सारे के सारे कर्मचारी जो उस सत्ता के हैं, जो एक गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहे हैं, वो अगर रैशनल तरीके से काम करें, यानी कि वो खुद भी उस लीगल जैसे कि रूल ऑफ लॉ होता है, विधि का शासन होता है, कि जो काम कर रहा है वो भी उस विधि के अंतर्गत आता है। तो लीगल रैशनल से मतलब यहाँ इतना ही है कि आप जो काम कर रहे हो वो एक तो कानून के अंतर्गत आए,
और दूसरा ऐसी सत्ता जिसमें काम करने वाले व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उसका उसको जो डिज़ाइन किया गया है वो एक स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये लीगल रैशनल अथॉरिटी को हम मान सकते हैं आज की ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि एक गवर्नमेंट होती है लेकिन वहाँ रूल ऑफ लॉ भी होता है, गवर्नमेंट काम करती है लेकिन वो खुद रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत काम करती है, यहाँ तक कि उसके अंतर्गत काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी भी रूल ऑफ लॉ में आता है। उन सब के भी अपने अपने नियम, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं और उन्हीं को उन्हें फॉलो करते हुए काम करना होता है। किसके लिए? स्टेट वेलफेयर के लिए। तो ये था लीगल रैशनल अथॉरिटी जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि मैक्स वेबर ये सब समझाते समझाते आपने पढ़ा होगा कि वो हमेशा आइडियल बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि विश्व में कहीं भी विशुद्ध मतलब पूरी तरह से लीगल रैशनल अथॉरिटी कहीं भी नहीं है। ये मैंने एक आइडियल बताया है, ऐसा उनका कहना था। तो जब वो आइडियल बोल दिया, आदर्श प्रारूप बोल दिया, तो आदर्श का मतलब यही होता है सबसे अच्छा। मैक्स वेबर के शब्द बता रही हूँ, जब उन्होंने ऐसा कहा कि ये पूरी तरह से कहीं भी नहीं है विश्व में सबसे अच्छी। तो ये था मैक्स वेबर का अथॉरिटी या प्राधिकार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 शब्द याद रख लेना, 3 टाइप्स याद रख लेना। इनको मैंने पूरे अच्छे से आपको समझा दिया है। यहाँ हमने क्रम देख लिया है ट्रेडिशनल का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।